तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सभी को वेलकम टू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास। जैसा आपको पता है बच्चा, आज आपका पेपर हुआ था बीटीएस सीरीज का, और ये बीटीएस सीरीज का 14th पेपर था आपका, और बहुत ही धमाकेदार पेपर आपके लिए बनाया गया था, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि आता है भैया नीट के पैटर्न में। तो आपके इस पेपर में 2 चैप्टर को इंक्लूड किया गया था। चैप्टर पहला था आपका एवोल्यूशन और दूसरा चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो आज के पेपर के डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री, जो डिस्कस करूंगा क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50, और उसके बाद आपके धमाकेदार सर बीर सर डिस्कस करेंगे आपको क्वेश्चन 51 से 100 तक को। तो कहीं नहीं जाइएगा, पूरा सेशन एंजॉय करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज के पेपर का कैसा रहा। तो आज का डिस्कशन सर के मिशन के साथ, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और देखते हैं कि इस मिशन का साकार करने के लिए कि आज का पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है। तो भैया पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या दिख पा रहा है? आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको जो दिख पा रहा है वो क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द। तो बच्चा यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दी गई है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। आपको पता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ की। तो बच्चा ये हिस्ट्री ऑफ लाइफ जो आपकी अर्थ पे बन रही है, इसकी हम लोग स्टडी करते हैं। यानी कि आपका यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट। तो बच्चा अर्थ जो बनी थी कब बनी थी? आपको पता है बच्चा, अर्थ जो बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स में बनी थी। जब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। ये 4 बिलियन ईयर्स एगो, आपको याद रखना है, बिलियन ईयर्स एगो इस तरीके से भी लिखा सकता है। और इस टाइम पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पर कोई भी आपका एटमॉस्फेयर नहीं था। तो हम लोग लिख सकते हैं नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ एट दिस टाइम। एट दिस टाइम आंसर बनेगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 2nd, आंसर बनेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा कहना है अकॉर्डिंग द कॉस्मोलॉजिक थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ अकर्स ऑन अर्थ बाई। तो बच्चा यहाँ पे आपके सामने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। सबसे पहला आपके सामने बताया गया एबायोजेनेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग सबस्टेंस। लाइफ ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नॉन लिविंग सबस्टेंस। इसको हम लोग क्या कहते थे? एबायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में लाइफ ओरिजिनेट होगी, ये नॉन की जगह बच्चा हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे? लिविंग सबस्टेंस, तो हो जाएगी बायोजेनेसिस। और बच्चा इट केम फ्रॉम द अदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, अगर ये लगा देंगे तो ये बात हो जाएगी कॉस्मोजोई के लिए। सुपर पावर यानी कि आपके जो ईश्वर हैं, भगवान जी हैं, उन्होंने आपकी बनाई है, इसमें आपकी ये बात आ जाएगी। तो कॉस्मोलॉजिक थ्योरी के हिसाब से अगर बात करी जाए तो बताया गया है कि इट केम फ्रॉम द अदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड। तो बच्चा ये फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब बनी थी? फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करेंगे तो ये बच्चा बनी थी आपकी 3 बिलियन ईयर्स अगो। तो 3 बिलियन ईयर्स अगो यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd बनेगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं ह्यूगो डेविस वर्कड ऑन। तो बच्चा आपको पता है ह्यूगो डेविस ने काम किया था म्यूटेशन और यानी कि इवनिंग आपके पेपरोज पे काम किया था। इन्होंने बताया था कि म्यूटेशन कॉज एवोल्यूशन। इन्होंने बच्चा क्या किया था? इन्होंने बताया था कि जो म्यूटेशन होता है ये म्यूटेशन काज कर सकता है एवोल्यूशन। ये भी आपका एवोल्यूशन कर सकता है, क्योंकि ये बच्चा रैंडम प्रोसेस होती है, आपको पता है, और यहाँ पे डायरेक्शनलेस प्रोसेस है। और इन्होंने जो वर्क किया था वो आपका इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे काम किया था। जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बनेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। कह रहे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय द म्यूटेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो बच्चा यहाँ पे बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? तो ये दी थी ह्यूगो डेविस ने। और आपको पता है कि ह्यूगो डेविस ने ये थ्योरी दी थी म्यूटेशन की, और इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया था। और इन्होंने एक बात बताई थी कि जो बच्चा म्यूटेशन होता है वो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन करता है। तो बच्चा यहाँ पे म्यूटेशन के लिए उन्होंने बात बताई थी सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, और इसको हम लोग कहते थे साल्टेशन। इसको हम लोग यहाँ पे साल्टेशन भी कहते थे, याद रखना है। और ये किसके थ्रू था? ये थ्रू सब कुछ ह्यूगो डेविस के थ्रू था।
तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 6, आंसर बनेगा यहाँ पे 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7 में कह रहे हैं बच्चा आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स क्या है। तो बच्चा आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन की बात हो रही है। यहाँ बच्चा बात किसी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट स्ट्रक्चर की, और यहाँ बच्चा बात हो रही है सेम फंक्शन की, और इस टाइप की चीजें जहाँ पर मिलती हैं तो ये आपका एनालॉजी यानी एनालॉगस ऑर्गन में बातें जाती हैं। तो बच्चा आई जो है ऑक्टोपस की हो या मैमल्स की हो, फंक्शन सबका सेम है, और फंक्शन सबका क्या है, सब फंक्शन सबका है विजन यानी देखने का सभी का काम है, पर सभी का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, तो ये एनालॉगस ऑर्गन में जाएगा। बच्चा होमोलोगस में जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट का मतलब यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर होगा और डिफरेंट आपका फंक्शन दिखेगा। तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर यहाँ पे फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 8। बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चा, फिगर बेस्ड है। तो यहाँ पे बच्चा 4 लिम्स दिए हैं, किसके किसके 4 लिम्स है उसके रिगार्डिंग क्या करेक्ट है आपको ध्यान दो। तो बच्चा 4 लिम्स आपको पता है, लिम्स कोई भी होते हैं तो इनका सेम स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, और इनका अगर बात करा जाए तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट यहाँ पे फंक्शन होगा। अब बच्चा देखो सेम स्ट्रक्चर है, डिफरेंट फंक्शन है, तो ये बात किसके लिए बताई गई है, ये बात बताई जाती है आपके होमोलोगस के लिए, ये बात आपको बताई जाती है होमोलोगस ऑर्गन के लिए। तो इसमें जो आपकी बात बताई गई है ये डिपेंड गिवन डायग्राम, पहला डायग्राम मैन का है, दूसरा बच्चा चीता का ये पहला डायग्राम किसके लिए है, ये है मैन के लिए, दूसरा बच्चा जो है वो है चीता के लिए, फिर आपको बच्चा यहाँ बताया गया है ये है व्हेल के लिए, और फिर आपको बताया गया ये है बैट के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी के सभी जो आपके फोरलिम हैं, ये आपके जो फोरलिम हैं, इस फोरलिम में आपकी रेडियस, अल्लाह, आपकी ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ध्यान से देखिए। आपकी जैसे ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी ह्यूमरस, ये आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, अल्लाह हो गई, एक आपकी क्या हो गई बच्चा, रेडियस हो गई, दूसरी क्या हो गई आपकी अल्लाह हो गई, कार्पस हो गई, मेटाकार्पस हो गई, और यहाँ पे फाइलेंजस। तो ये सभी में यहाँ पे पाए जा रहे हैं, सभी में ये पाए जा रहे हैं बच्चा, ये आप देख पा रहे हैं सेम स्ट्रक्चर है, पर यहाँ पे फंक्शन सबका अलग है। ह्यूमन अपने फोरलिम का यूज अगर बात करें तो खाने पीने के लिए, काम के लिए करता है, लेकिन चीता अपना काम शिकार पकड़ने के लिए भी करता है, व्हेल का काम स्विमिंग यानी पानी में जो स्विमिंग करेगा उसके लिए भी करता है, और बैट का काम अगर बात करी जाए तो अपने हिसाब से कुछ और भी हो सकता है। तो बच्चा यहाँ पे फंक्शन सबका अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, तो मतलब ये एग्जाम्पल किसके है, होमोलोगस ऑर्गन के यहाँ पे एग्जाम्पल है, आंसर बनेगा फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 9, कह रहे हाउ मेनी स्टेटमेंट आप करेक्ट इन गिवन डायग्राम। तो सबसे पहला फिगर आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये आपका ट्राइसीरेटॉप्स का फिगर है, ये ट्राइसीरेटॉप्स है। बी पे आप सेकंड ऑप्शन देख रहे होंगे, ये आपका ब्रैंकियोसॉरस है, थर्ड में बच्चा क्रोकोडाइल है, फोर्थ में आपका टायरेमिसॉरस है। तो बच्चा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है ये आपके एक्सटेंट रेक्टाइल हैं यानी कि डायनासोरस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बच्चा ये है फर्स्ट और ये है सेकंड और ये है आपके सामने फोर्थ। ये क्या है, ये सब के सब अगर बात करी जाए तो आपके एक्सटिंक्ट क्या है, रेप्टाइल हैं, और रेप्टाइल में अगर बात करी जाए तो ये आपके डायनासोरस है। यहाँ पे अगर बात करें तो बच्चा ये भी रेप्टाइल है, ये भी रेप्टाइल ही है, पर ये नॉट एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आता है, ये आपका नॉट एक्सटिंक्ट, ये आज की डेट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, नॉट एक्सटिंक्ट है। और ये कौन सा रेप्टाइल है, इसका नाम क्या है, नाम है क्रोकोडाइल। नाम क्या है इसका, क्रोकोडाइल है, 4 चैम्बर्ड होता है, आपको पता है। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले हमने फिगर पहचान लिया, अब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ऑल आर एक्सटिंक्ट। तो बच्चा ऑल आर एक्सटिंक्ट नहीं, आप देख पा रहे हैं बच्चा यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये आपके सामने एक्सटिंक्ट है और ये आपके सामने नॉट एक्सटिंक्ट है। फिर कह रहे हैं ऑल आर रेप्टाइल, तो ऑल आर रेप्टाइल है, ये बात तो सही है। कह रहे हैं ऑल आर डायनासोर, तो सभी डायनासोर नहीं है, आपके ये 1, 2 और 4th डायनासोर हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये आपके क्रोकोडाइल में आते हैं। ऑल आर इवॉल्व ड्यूरिंग द सीनोजोइक एरा, तो बच्चा ऑल सभी सीनोजोइक एरा में नहीं आते हैं, आंसर यहाँ पे बनेगा बी। और बी का मतलब कितने हैं यहाँ पे, यानी कि आपका एक ही यहाँ पे सही है, और एक सही होने का मतलब आंसर नंबर 4 बनेगा आपका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा और आंसर बनेगा इसका बच्चा यहाँ पे। लेकिन बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखो, करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम बी,
और बी का मतलब आंसर यहाँ पे बन जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 10 विच इज करेक्ट मैचिंग लेस सेट। तो बच्चा यहाँ पे करेक्ट क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, आपको पता है सबकी क्या डेफिनेशन होती है। तो बच्चा जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए अगर बात करें पहली बात तो चेंज इन पॉपुलेशन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस अलोन होता है। नेचुरल सिलेक्शन में अगर बात करें तो डिफरेंस इन वेदर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल होता है। जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन में अगर बात करें तो इसमें बच्चा आपकी क्या चीजें होती हैं, आपको पता है इमाइग्रेशन होगा या इमिग्रेशन होगा, चेंज द एलील फ्रीक्वेंसी होगा। और म्यूटेशन में अगर बात करें तो सोर्स ऑफ न्यू एलील्स आपके बन जाएंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ पे सडन चेंज होता है। तो बच्चा ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने था। आंसर इसका क्या होगा, द आंसर क्या होगा, आंसर होगा बच्चा 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर बनेगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 11 में बात करेंगे तो हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो आपके सामने करेक्ट की बात यहाँ पे पता करनी है। तो करेक्ट क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट सेलुलर लाइफ बच्चा कब बनी थी, तो ये आपकी बनी थी 2000 मिलियन ईयर्स अगो। M/A का मतलब क्या है, मिलियन ईयर्स अगो। देन आपके इनवर्टिब्रेट की बात करी गई, ये आपके 500 मिलियन ईयर्स अगो है। सी बीट्स की बात करी गई 320 मिलियन अगो है। जॉलेस फिश की बात 350 में है और यहाँ पे 65 मिलियन अगो है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपको 5 ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहे हैं और 5 ऑप्शन सही का मतलब 11 का आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका 4। आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर आपका 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12 में क्या है आपके सामने। 12 में कह रहे हैं बच्चा द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एग्जिट द फिनोमिना। तो बच्चा फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन आपसे पूछा जाए और चाहे आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा गया तब भी अब बात सही है। और आई ऑफ ऑक्टोपस एंड अगर आपसे मैमल्स अगर पूछा जाता है, इस तरीके से भी अगर आपका क्वेश्चन आता है, तब भी आपको याद रखना है कि ये दोनों की दोनों जो इवेंट होंगी ये आपकी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की इवेंट होती हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट बच्चा इसके लिए लाइन लिखी है कि आई ऑफ ऑक्टोपस मैमल्स यानी फ्लिपर्स पेंगुइन और ये सब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। अब बच्चा जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है तो वहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन की बात करी जाती है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में यहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन की बात करी जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा फर्स्ट। द फर्स्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चा सबसे पहली बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे पहला आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही जब बात कर रहे हैं। द मेमल्स एक्सेप्ट व्हेल्स एंड कैमल्स हैव भी सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो आल की बात यहाँ पे नहीं हो सकती। म्यूटेशन इज द रैंडम डायरेक्शन होती है, मतलब डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन लेस होता है। ये डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शनल लेस होता है। ये लेस अगर लगा होता तो शायद सही होता। फिर कह रहे हैं डार्विन ने वेरिएशन आर स्मॉल डायरेक्शन लेस, तो यहाँ पे डायरेक्शन लेस नहीं होना चाहिए, डायरेक्शनल होना चाहिए था। यहाँ पे डायरेक्शनल होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डायरेक्शनल। तो ये बात इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है, करेक्ट आपके सामने मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 14 कर इन 1953 बाय द एसएल मेयर द गैसेस यूज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे क्या क्या गैस मिली थी, तो यहाँ बच्चा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो गैसें मिली थी वो आपको सबसे पहली गैस जो मिली थी उसका नाम था बच्चा मीथेन। सबसे गैस जो मिली थी मीथेन, दूसरी गैस जो यहाँ पे मिली थी उसका नाम था बच्चा अमोनिया, और यहाँ पे बच्चा आपको मिली थी हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या मिला था, आपको मिला था हाइड्रोजन और आपका वाटर वेपर यानी कि वाटर। तो बच्चा अगर बात करें तो मीथेन की, तो ये है आपकी मीथेन। अमोनिया की बात करेंगे तो ये है अमोनिया और ये है आपका हाइड्रोजन, और साथ में आपको क्या मिला था H2O। आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा 4। आंसर आपका यहाँ पे 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 15। तो 15 बच्चा यहाँ पे क्या करें, ध्यान से देखिए। कह रहे इन हैबिट ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग टू जीनोटाइप AA। 480 बच्चा जो है टू बिलोंग टू AA and the remaining 162 belong है स्मॉल है। After many years in the habitat, the new population are 2000 individual। और यहाँ पे जो बात करी गई है इसमें कह रहे हैं 1000 belong to genotype A। तो बच्चा यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान से बताई गई, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपका 1000 में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो आपको दिया है वो कितना दिया है और पी स्क्वायर कितना दिया देखिएगा। तो सबसे पहले केस में यहाँ पे ये बता दिया कि आपकी पॉपुलेशन थी 1000 और 1000 में 360 आपका जीनोटाइप AA है।
और ए का मतलब होता है कि ये पी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 360, यानी कि पी स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 360। ये पहले केस की यहाँ बात बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि 480 क्या है, आपका ए है, तो मतलब 2PQ क्या है 480 है, आप देख पा रहे हैं। और रिमेनिंग आपका जो आपका ए स्क्वायर है, और ए का मतलब क्यू स्क्वायर की बात कर रहे हैं। क्यू स्क्वायर भैया कितना है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 160 है, 160 है। तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यू मिल रही है केस 1 में। जब टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन आपके सामने कितनी थी, आपके सामने टोटल पॉपुलेशन 1000 थी। जब वैन टोटल पॉपुलेशन आपके सामने कितनी थी, जब 1000 थी। अब ये दूसरे केस में अगर बात करें तो जब कह रहे हैं कि जब आपके पास पॉपुलेशन वैन टोटल पॉपुलेशन आपके पास 2000 हो गई तो क्या कहानी बन रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब न्यू पॉपुलेशन 2000 बन जाती है तो यहाँ पे 1000 बिलोंग टू जीनोटाइप ए का मतलब आपको बता दिया था पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर यहाँ पे 1000 हो रहा है। तो बच्चा पी स्क्वायर यहाँ पे 1000 हो रहा है, जबकि पहले पी स्क्वायर आप देख पा रहे हैं 360 था। उसके बाद ये कह रहे हैं 680 आपका क्या है, ए है, और 680 का मतलब यहाँ पे ये PQ की बात कर रहे हैं 2PQ, और ये है आपका 680। अब देखिए आप पहले केस में और दूसरे केस में अगर बात करें तो पी स्क्वायर यहाँ पे 360 है, यहाँ पे पी स्क्वायर 1000 है। जबकि आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका हार्डी वेनबर्ग का रूल है वो क्या कहता है कि हार्डी वेनबर्ग का रूल कहता है कि द एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चा एलील और आपका जो जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे कांस्टेंट आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपैरिजन अगर करिए तो यहाँ पे ये कांस्टेंट चीजें नहीं दिख रही हैं। एलील का जो फ्रीक्वेंसी है कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एलील का जो आपको फ्रीक्वेंसी जो दिख रही है वो नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है एलील या जो हम कह सकते हैं जीनोटाइप। तो एलील या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है, जबकि हमारा हार्डी वेनबर्ग का रूल कहता है द एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए। तो बच्चा पॉपुलेशन जब सेम है तो ये कांस्टेंट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये नॉट कांस्टेंट दिख रही है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, मतलब है कि हार्डी वेनबर्ग नॉट मेंटेन, हार्डी वेनबर्ग से मेंटेन नहीं हो रहा है, ये पहली बात है आपकी। और दूसरी बात अगर यहाँ पे बात करें तो दूसरी बात आपको जो यहाँ मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो आपको मिल रही है कि मोर एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशन चेंज टेक प्लेस। तो यहाँ पे एवोल्यूशन में अगर बात करें बहुत ही ज्यादा एवोल्यूशन यहाँ पे चेंज होता दिखाया गया है। तो बी और सी अगर बात करें तो ये यहाँ पे आपका सही बनेगा आपका जवाब। तो कंक्लूजन निकल के आपका बी और सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में बी और सी कहाँ पे है, बी और सी आपके थर्ड ऑप्शन में है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा आपका करेक्ट आंसर। ए को देख लेते हैं बच्चा, ए क्यों नहीं हो सही हो सकता है। तो ए में क्या कह रहे हैं स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन टेक प्लेस। तो बच्चा स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि आप देख पा रहे हैं चेंजेस आपके आ रहे हैं। हार्डी वेनबर्ग मेंटेन, तो हार्डी वेनबर्ग मेंटेन नहीं है क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉट कांस्टेंट की बात आ रही है। तो आपके जो आपका कंक्लूजन आ रहा है उस कंक्लूजन के हिसाब से आपका बी पॉइंट और आपका सी पॉइंट बनेगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 16 में आपके सामने क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड बैलेस फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब बच्चा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन यहाँ पे जो बात बताई थी वो बताई थी ओवर प्रोडक्शन की, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज की, वेरिएशन की और नेचुरल सिलेक्शन की। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 एम्ब्रायोलॉजी सपोर्ट फॉर द एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये आपको पता है बच्चा अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था और ये अपने केस बेस पे किया था। तो इन्होंने बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन लिए थे सर्टेन कॉमन फैक्टर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये अर्नेस्ट हैकेल इसका बनेगा सही जवाब, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 होगा, आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 18, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अभी अभी हम इसको बता भी चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साल्टेशन। और साल्टेशन का टर्म आपको पता है ह्यूगो डेवरी ने दिया था और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इन्होंने बताया था सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था ह्यूगो डेवरीज, ये दिया गया था
ह्यूगो डेवरीज, और इन्होंने बात करी थी म्यूटेशन पे, इन्होंने बात करी थी म्यूटेशन पे, इसमें इन्होंने ये बात करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन होगा 18, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन फॉर द आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन? बच्चा आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड यूज होता है एंटीबायोटिक का या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का। आपको याद रखना है एक टर्म, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक का, या हम बोल सकते हैं आपका पॉपुलेशन से जो आपका क्या हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है बच्चा इसका। तो प्रोलॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एंटीबायोटिक या पोल्यूशन का यूज होता है, यानी ह्यूमन मेड की यहाँ पे बात करी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे ह्यूमन मेड एक्टिविटी की यहाँ पे बात करी जाएगी। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। और ये अगर इन्हें सब में से बात करें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रो बन जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा करेक्ट। मार्सोपिल रेडिएशन और ये सब ह्यूमन मेड एक्टिविटीज नहीं है, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज आपकी यहाँ पे क्या है, आंसर नंबर फर्स्ट बनेगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर बनेगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 20। कहने बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट क्या है? तो आपको बच्चा यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। क्या इनकरेक्ट है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। सबसे पहले गोला लगाएंगे, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में इनकरेक्ट क्या है? 4 ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 4 ऑप्शन में आप क्वेश्चन में यहाँ पे थर्ड पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, डार्विन जज द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल बाय एबिलिटी ऑफ द डिफेंड। तो बच्चा फिटनेस के लिए डार्विन ने क्या दिया, डिफेंड, एबिलिटी टू डिफेंड बता दी, लेकिन रिप्रोडक्शन फिटनेस को माना जाता है। एबिलिटी टू डिफेंड के लिए मैंने बताया था, ये एबिलिटी किसके लिए होना चाहिए? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही डार्विन ने क्या बोला था, फिटनेस की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई थी। ये बात इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट को ही यहाँ पे पूछ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि होमो इरेक्टस फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा, तो बिल्कुल सही बात है। होमो इरेक्टस की अगर बात करते हैं तो जावा में आपको डिस्कवर किया गया था, और कब किया गया था यहाँ पे लिख लेंगे 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, और इसका ईयर भी बच्चा लिख लेंगे 1891। ये कब किया था? 1891 में किया गया था। तो ये बात आपकी सही है। द निएंडरथल मैन प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म बाय हाईलाइटेड इन बिस्टन बिरला, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है यहाँ पे? गलत सिर्फ आपका थर्ड है, थर्ड ओनली ही आपके सामने गलत है। आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन थर्ड बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 21। 21 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनवर्थ लॉ, if the homozygous recessive allele frequency of given frequency population is 16%, तो बच्चा 16% क्या है आप समझ पा रहे हैं? होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें यानी क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कितना है? 16%। ये 16% क्या है? 16% आपका रहेगा ये क्यू स्क्वायर। हार्डी-वेनवर्थ का रूल बच्चा क्या होता है आपको पता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ पे 2pq, और ये बराबर होता है आपके 1 के 1 के। तो बच्चा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, होमोजाइगस रिसेसिव की बात करी गई है। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब क्या होता है? मतलब होता है स्मॉल है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू स्क्वायर से। तो क्यू स्क्वायर यहाँ पे 16% है। देन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील की आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पता करनी है। तो यहाँ पर सिंपल तरीका है बच्चा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर की अगर बात करें तो क्यू स्क्वायर आपके सामने है 16, और ये परसेंटेज में। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो क्यू स्क्वायर आपका क्या है? आपका 16, और ये है परसेंट में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 16 डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 100 से, और अगर अब हम इसकी क्यू की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में बच्चा चला जाएगा 16/100, यहाँ पे आएगा आपका 4, और नीचे बच्चा क्या आ जाएगा? नीचे अगर बात करें तो आपके सामने आ जाएगा 10, 4 और नीचे आ जाएगा 10। तो यहाँ पर Q की वैल्यू बच्चा फाइनली हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0.4। Q की वैल्यू फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? 0.4 आ जाएगी। Q की वैल्यू जब आपको पता है 0.4 आ गई, तो अगर अब पता किसका करना है? डोमिनेंट एलील। और डोमिनेंट एलील की अगर बात करें परसेंटेज पता करना है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का मतलब डोमिनेंट एलील की बात पता करना है।
हमको यहाँ पता करना है, हमको यहाँ पता करना है p की वैल्यू। तो बच्चा q की वैल्यू आ गई है तो p की वैल्यू अगर बात करें तो p प्लस क्यू इजिकल टू 1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो p प्लस क्यू अगर यहाँ पे देखें तो आपको q पता हो गया है, आप देख पा रहे हैं q यहाँ पे पता हो गया। हालांकि जब आपको q पता हो गया तो p आप आसानी से निकाल लेंगे 1 माइनस क्यू से। कैसे निकाल लेंगे? 1 माइनस क्यू से, और 1 से माइनस क्यू की वैल्यू रख देंगे 0.4। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0.6 आएगी। अब इसके बाद में हम 2 अगर पी क्यू पता करेंगे तो 2 है, आपका p कितना है? p आपका आ गया है यहाँ पे 0.6 और q कितना है आपका 0.4। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा 0.48। आंसर मिलेगा आपके सामने 0.48 का आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो ये 0.48 जो है, ये अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 0.48 का परसेंटेज क्या बनेगा? 48%। अब इसमें से बच्चा देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर सही जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें, हमारे पास जो डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील मतलब की बात कर रहे हैं किसकी? बात कर रहे हैं पी की। किसकी बात कर रहे हैं? पी की। तो बच्चा डोमिनेंट एलील का मतलब है ये पी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पी की बात कर रहे हैं। तो हमारा पी कितना आ रहा था? 0.6। हमारा पी कितना आ रहा था? पी हमारा आ रहा है 0.6। यहाँ पे 0.4 है, यहाँ 0.4 है, यहाँ पे पी का 0.6, यानी या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अगली बात कर रहे हैं हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की, और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का मतलब क्या है? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब है यहाँ पे ये बात कर रहे हैं 2pq की। तो आपके सामने 2pq की बात ये कर रहे हैं, ये भी 2pq की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल यानी 2pq की बात कर रहे हैं। और 2pq की वैल्यू बच्चा कितनी आई है? ध्यान से देखो, 2pq की वैल्यू अपनी कितनी निकल के आई थी? 0.48 बोलो या 48%। तो आप देख पा रहे हैं 48% सिर्फ एक ही जगह है, बाकी कहीं नहीं है। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका 4। तो क्वेश्चन नंबर 21 होगा, आंसर बन जाएगा इसका 4। निकाल के देखना पड़ेगा, ये अपना फार्मूला है, अगर स्क्वायर करा देंगे तो बच्चा ये हो जाएगा। तो इस फार्मूले को यूज करके आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 22 में बच्चा क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए 22 में। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैप होमो सैपियंस फ्रॉम इट्स एंसेस्टर। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 22 में अगर बात करें तो यहाँ पे इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी होगा जवाब, क्योंकि पता है एट द एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में इनका क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ जाता था। तो क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर होगा ऑफ क्वेश्चन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 23। मैचिंग द फॉलोइंग होमिनिड विद द करेक्ट ब्रेन साइज। तो बच्चा यहाँ पे 23 में अगर बात करें तो आप सही से आंसर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें को मैच कराना है कि शायद आपके ब्रेन साइज की बात करी गई है। आप देख पा रहे हैं, करेक्ट आपको पता करना है। ये आपके ब्रेन साइज की बात करी गई, ये आपके होमिनिड हैं। तो बच्चा आपका सबसे पहले दिया है आपका होमो हैबिलस। 23 का पहला है होमो हैबिलस ए, और ए होमो हैबिलस अगर आपको याद हो तो इसका ब्रेन साइज होता है 650 इन 652 to 800 होता है। देन आपका बी पे दिया गया है होमो में निएंडरथल दिया गया है, और निएंडरथल में अगर बात करते हैं तो इसका ब्रेन साइज होता है 1400 सीसी होता है। देन आपके पास सी पे दिया है होमो इरेक्टस, और सी की अगर कैपेसिटी की बात करेंगे तो 900 सीसी होती है। देन बच्चा डी में दिया गया है होमो सैपियंस, और होमो सैपियंस अगर बात करें तो इसका साइज होता है आपका 1350 सीसी। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ए का 3rd है, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आंसर बनेगा 2nd। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 24। द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन आर। तो बच्चा एडाप्टिव रेडिएशन क्या होते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन के हिसाब से बात करें एनसीईआरटी से डार्विन फिंचर भी आपके आते थे एडाप्टिव रेडिएशन में। एडाप्टिव रेडिएशन में आपके डार्विन फिंचर भी आते थे, और इसमें मार्सोपियल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ये भी आते थे। दोनों चीजें आती थी। आंसर बनेगा 3rd। आंसर यहाँ क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है 25 में क्या कह रहे हैं? ध्यान देखिए, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस आपको बच्चा पता है, होमोलोगस में यहाँ पे क्या आते हैं आपको, जहाँ पे सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन की बात होती है।
होमोलॉगस का मतलब क्या है, यहाँ पे बात करी जाएगी सेम स्ट्रक्चर की, यहाँ पे बात करी जाएगी सेम स्ट्रक्चर की, और यहाँ पे बात करी जाएगी डिफरेंट फंक्शन की। तो जहाँ पर आपको सेम स्ट्रक्चर दिखे, डिफरेंट फंक्शन दिखे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होमोलॉगस आर्गन। और यहाँ पर जितने भी होमोलॉगस आर्गन हैं, इनमें से आप ध्यान से देखिए, आपके सामने है 4 लिम्ब ऑफ मैन दिया है, 4 लिम्ब ऑफ चीता दिया है, और यहाँ पर आपको 2 और ऐड कर लेने हैं, व्हेल, और आपको याद कर लेना है बैट। ये भी एनसीईआरटी के ही आपके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मतलब आंसर नंबर सेकंड बनेगा करेक्ट आंसर। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स, ये सब कुछ नहीं बनेगा। थोरेसिकली ऑफ कॉकरोच और फ्रॉक की बात नहीं बनेगी। बर्ड्स और यहाँ पे बैट्स की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, सब नहीं बनेगा। आंसर नंबर सेकंड जाएगा सही, करेक्ट आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बन रहा है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 26। तो बच्चा यहाँ पे डार्विन के फ्रिंचेस की बात करी गई, आप देख पा रहे हैं बर्ड्स ड्यूरिंग द, जब आपका जर्नी किया था डार्विन ने, गैलापागोस आइसलैंड पे गए थे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सीड ईटिंग बर्ड था वो इंसेक्टिवोरस में कैसे कन्वर्ट थे। जैसे ये आपकी जो बर्ड्स है वो सीड ईटिंग है, मतलब सीड को खाने वाली बर्ड थी, और ये कन्वर्ट हो गई थी, ये आपकी कन्वर्ट हो गई थी किसमें, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस बर्ड में ये कन्वर्ट हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो इसका ये बीक है, किस तरीके से जो बीक है इसमें चेंज हुआ, और ये बीक जो है इस तरीके से इंसेक्ट के लिए आपकी चेंज हो जाती है। तो ये भी अगर बात करें तो यहाँ पे किस टाइप का चेंजेस आ रहा है 26 में, 26 में अगर बात करें तो ये आपका क्या है, जो अल्टर्ड हो रही है, बीक में चेंज हो रहा है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन है और ये अडॉप्टिव रेडिएशन के अंतर्गत आता है। सबसे पहली बात तो ये है, ये नेचुरल सिलेक्शन में आता है। दूसरी बात है ये अडॉप्टिव रेडिएशन में आता है, यानी फर्स्ट और थर्ड बनेगा आंसर आपका, फर्स्ट और थर्ड बन जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा आपके क्वेश्चन 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 27 में आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ कैट की बात कर रहे हैं। तो आपको बताया गया है आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ मैमल, जैसे कि आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ कैट। कैट किस में आता है आपको पता है, ये मैमल में आता है, और ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल थे, एनालॉगस के। किसके एग्जाम्पल थे, एनालॉगस। एनालॉगस आर्गन में ये दोनों चीजें आती थी, हम लोग इसको कर चुके हैं। तो बच्चा होमोलॉगस तो होगा नहीं, आप देख के ही काट दीजिए। एनालॉगस में या तो ये होगा या ये होगा। अब ध्यान दीजिए कि आपका एनालॉगस होता है तो कन्वर्जेंट होता है या डाइवर्जेंट होता है। तो बच्चा इसकी हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, अपनी ट्रिक है HDAC। तो एनालॉगस होगा तो यहाँ पर कन्वर्जेंट होगा, जैसे A से हमने क्या लगाया एनालॉगस, तो यहाँ पे C से क्या होगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पे होगा। होमोलॉगस में डाइवर्जेंट होगा, जिसको भी आप लिख सकते हैं। तो एनालॉगस के लिए हमेशा कन्वर्जेंट होता है, तो यहाँ पे एनालॉगस में कन्वर्जेंट हमेशा होगा, डाइवर्जेंट नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर बन गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 28। क्या कह रहे हैं, कह रहे लाइफ ओरिजिनेटेड बाय द चांस कमिंग टुगेदर बाय ऑफ नेसेसरी केमिकल थ्रू ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एबायोजेनेसिस। बिल्कुल सही बात है, एबायोजेनेसिस हैज नॉट एक्सप्लेन प्रूव्ड। तो यहाँ पे ये नॉट की बात जो कह रहे हैं गलत दे रहे हैं, जिसकी वजह से रीजन आपका इनकरेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में ए ट्रू है, आर फॉल्स है। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा सेकेंड, ए आपका ट्रू है, आर कैसा है, फॉल्स है। नेक्स्ट 29 में क्या कहा जा रहा है भैया, ध्यान दीजिए। 29 बच्चा यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चा, असर्शन रीजन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हुज दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरनमेंट लिव मोर पॉइजनी देन द अदर। और रीजन में कह रहे हैं बच्चा मोर रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सेलेक्टेड बाय द नेचर। और ये अगर बात करें तो ये मैकेनिज्म है ऑफ द एवोल्यूशन की। ये अगर बात करें तो यहाँ पर ये ही आपकी मैकेनिज्म है टू एवोल्यूशन। तो यही आपकी मैकेनिज्म है एवोल्यूशन के लिए, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन भी इसे बोलते हैं हम लोग। मैकेनिज्म है ऑफ एवोल्यूशन की, मैकेनिज्म है ऑफ एवोल्यूशन की। ये दोनों की दोनों बातें आपके यहाँ सही बताई गई हैं, और 29 में दोनों बातें एक दूसरे को एक्सप्लेन करती हुई नजर भी आ रही हैं।
बोथ ए और आर करेक्ट होगा और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही बनेगा। आंसर बनेगा 4। 29 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट है आपका 30। मैच द फॉलोइंग, तो बच्चा यहाँ पे मैच कराना है। क्या मैच कराना है 30 में, ध्यान से देखिए। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड अदर। तो यहाँ पे बच्चा ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले बात करेगी 400 यानी 4000 ईयर्स अगो क्या हुआ था। तो यहाँ बच्चा ए में जितने ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से क्या हुआ था आपको पहचानना है। तो ए का 4000 ईयर्स अगो यहाँ पे हुआ था क्या, अर्थ इज फाउंड बनी थी अगो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल रिलीजियस के हिसाब से। तो एक ऑप्शन बच्चा यहाँ पे सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 30 एक ऑप्शन यहाँ पे सेकंड है। और आप ध्यान से देख पा रहे हैं एक ऑप्शन सेकंड कितनी जगह है, एक ऑप्शन सेकंड सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, यानी कि आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बन के आएगा 4। देख लेते हैं बी का थर्ड है कि नहीं। तो बच्चा बी में कह रहे हैं 2000 मिलियन से अगो है थर्ड, यानी फर्स्ट सिल्वर लाइफ बनी थी, बिल्कुल सही बात है। 500 मिलियन से अगो क्या हुआ था, आपके इन्वर्टिब्रेट बने थे, ये बात भी सही है। और डी में कह रहे हैं बच्चा 350 मिलियन से अगो यहाँ पे जॉलेस फिश आई थी, और 320 यानी 320 मिलियन से अगो यहाँ पे क्या हुआ था, सी बीट्स बने थे। आंसर आपका 4 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 में आपको अरेंज करना है पीरियड को, डिफरेंट एरा है इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो अपना आया था वो कौन सा आया था, वो आया था सिल्वरियन। जुरेसिक होने का नहीं, डिवोसियन होने से सिलेरियन में आपके हो सकता है। सिलेरियन के बाद बच्चा आपका क्या आया था, डिवोनियन आया था। डिवोनियन के बाद अगर बात करें कार्निफेरस आया था, उसके बाद आया था परमियन, और परमियन के बाद बच्चा आया था ट्रायसिक। परमियन के बाद क्या आया था, परमियन के बाद ट्रायसिक आया था, जुरेसिक नहीं आया था। तो ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है। यहाँ तक देख पा रहे हैं आपका बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है, यहाँ तक आपको सिमिलर मिल रहा है, पर ये आपका गड़बड़ हो गया। आंसर आपका मिलेगा 4। आंसर यहाँ क्या बनेगा 4। अब इसको भी जान लेते हैं कि इरा क्या है। तो आपका सिलेरियन, डिवोनियन, कार्बोनियन और परमियन, यहाँ तक की अगर बात करें तो इरा जो होगा वो आपका पैलियोजोइक। ये आपका कौन सा इरा है, यहाँ तक की अगर बात करें तो यहाँ तक कौन सा इरा है, पैलियोजोइक। यहाँ से अगर बात करें तो कौन सा इरा है, पैलियोजोइक इरा है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ट्रायसिक और जुरेसिक को, और एक आपका है क्रीटेशियस। एक आपका और भी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीटेशियस। ये किस में आता है, ये आता है मीजोजोइक इरा में। ये आपका किस में आता है, मीजोजोइक इरा में। और इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद में आपके क्या चीज़ आती हैं, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो टर्सरी और क्वाटरनरी किस में आता है, सीनोजोइक में। इसके बाद में यहाँ पे टर्सरी आता है और आपका आता है क्वाटरनरी, और ये दोनों जो आपके इरा हैं ये आते हैं सीनोजोइक में, सीनोजोइक इरा में आते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हमने आपको और भी आगे का और पूछा जाता तो आपको बता दिया है। यहाँ पे सिल्वरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफरस, परमियन पैलियोजोइक इरा से बिलोंग करेगा। ट्रायसिक, जुरेसिक और आपका क्रिटेशियस मीजोजोइक इरा से बिलोंग करेगा। टर्सरी और क्वाटरनरी आपके सीनोजोइक इरा से बिलोंग करेगा। तो आपके आगे के लिए भी क्वेश्चन तैयार हो हैं। 31 का आंसर 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 32 में क्या कहना चाह रहे हैं, 32 में ये कहना चाह रहे हैं कि बता 5 फैक्टर आर नोट टू अफेक्ट ऑफ द हार्डी रूल वर्क, कौन से अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, आप 32 में जेनेटिक ड्रिफ्ट है तो बिल्कुल भाई साहब अफेक्ट करेगा। नेचुरल सिलेक्शन है अफेक्ट करेगा। एडॉप्टिव एवोल्यूशन की बात नहीं करी गई थी। म्यूटेशन की अगर बात करें तो म्यूटेशन अफेक्ट करेगा। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ई की बात यहाँ पे ये नहीं करी गई थी। जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो की बात करी गई थी, अगर आपको याद हो, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन की बात करी गई थी। जेनेटिक रिकम्बिनेशन की बात करी गई थी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन की, लेकिन ब्रांचिंग डिसेंट की बात नहीं करी गई थी। ब्रांचिंग डिसेंट की बात यहाँ पे नहीं करी गई थी। तो यहाँ पर क्या बनेगा आंसर, यहाँ पर आपका ये H गायब हो जाएगा, E गायब हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा A, आंसर बनेगा B, आंसर बनेगा आपका D, क्योंकि C आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद आंसर बनेगा आपका F और आंसर बनेगा G। तो A, B, D और F, G कहाँ दिया गया है, ये आपका दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 का। और जीन माइग्रेशन को हम लोग जीन फ्लो कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 33, विच फिनोमेना इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो आपको बात करी गई है एक नेचुरल सिलेक्शन की, जहाँ पे एक मॉथ को दिखाया गया है आपको व्हाइट विंग और आपको डार्क विंग के साथ। तो बच्चा ये मॉथ है
और ये मॉथ दो टाइप के हैं, ये आपका वाइट विंग्ड है, यहाँ देख पा रहे हैं वाइट विंग्ड है यहाँ पे, और यहाँ पर जो आपको दिखाया गया वो कैसा दिखाया गया है, डार्क विंग दिखाया गया है। तो बच्चा जब आपका क्या हुआ था, आफ्टर बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो आपके वाइट सर्वाइव कर पा रहे थे, और जब उसके बाद में जब आपका क्या हुआ था कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में आपके जो मात हो गए थे वो उनका सर्वाइवल रेट क्या हो गया था, सर्वाइवल रेट जो था वो आपका डार्क वाला था, क्योंकि बच्चा डार्क वाले जो है ये आपके छिप जाते थे। तो ये एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन की यहाँ पे बात करी गई है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट बनेगा। नेचुरल सिलेक्शन की यहाँ पे बात करी गई कि एक जो होगा छिपेगा, दूसरा आपका बचेगा प्रेडेटर से, इस तरीके की यहाँ पे बात अपन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 होगा, आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 है। 34 बच्चा फिर से एक बार मैचिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ईयर दिए हैं, आपको मैच कराना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को हम लोग किससे मैच करा देंगे, ए को हम लोग मैच करा देंगे थर्ड से। ए फिश कॉट बाय द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में एक आपकी फिश पकड़ी गई थी, और इस फिश का नाम क्या था, लोबफिन या सीलेकैंथ। सीलेकैंथ कहते थे, इसको हम लोग क्या कहते थे, लोबफिन्स, लोबफिन्स कहते थे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बच्चा थर्ड है, और एक ऑप्शन थर्ड कितनी जगह है आप देख पा रहे हैं, एक ऑप्शन थर्ड सिर्फ एक ही जगह है, आंसर बनेगा थर्ड। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आपका थर्ड, क्योंकि एक ऑप्शन थर्ड आपको एक ही जगह मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 35 का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो, तो बच्चा यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन दिखाया गया है ऑन द डिस्ट्रप्टिव ट्रेट के बेसिस पे। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की बात करी गई है, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो नेचुरल सिलेक्शन की बात करी गई है, और किस बेस पे बात करी गई है, आपके डिस्ट्रप्टिव बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रप्टिव बेस की यहाँ बात करी गई है। और यहाँ पे 2 पीक देख पा रहे हैं, 2 पीक आपकी बन पा रही हैं। तो बच्चा 3 तरीके की डिस्कशन किया गया, स्टेबलाइजिंग के लिए, डायरेक्शनल के लिए और डिसरप्टिव। तो यहाँ पे जो फिगर है वो डिसरप्टिव से बिलोंग करता है। स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल एक्वायर मीन, तो बच्चा यहाँ पे मीन को एक्वायर करता है। स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है ये क्या एक्वायर करता है, एक्वायर करता है मीन को। जब अदर देन मीन पे जाएंगे, जब अदर देन मीन पे जाएंगे तो डायरेक्शनल होगा। और डिसरप्टिव कब होगा, डिसरप्टिव जब होगा जब पेरीफेरल कैरेक्टर आते हैं तब। तो डिसरप्टिव में यहाँ पे पेरीफेरल कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होता है, पेरीफेरल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड, क्योंकि ये फिगर किसके लिए बिलोंग कर रहा है, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन के लिए। 35 का आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन। तो बच्चा मोस्ट एक्सेप्टेड क्या है आपको पता है, आपका यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले ड्रायोफिथेकस आए थे, ड्रायोफिथेकस के बाद आए थे रामाफिथेकस। तो यहाँ पे सीधे इन्होंने रामाफिथेकस की बात करी, लेकिन इसके पहले अगर बात करें तो आपके पास कौन आया था, ड्रायोफिथेकस। और ये ड्रायोफिथेकस कब आए थे, ये आए थे 15 मिलियन ईयर्स एगो आए थे रामाफिथेकस। रामाफिथेकस के बाद यहाँ पे आपके सामने लिखा है होमो हैबिलस। और इसके बीच में भी अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी आए थे। इसके बीच में अगर बात करी जाए तो आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे, देन आपके होमो हैबिलस, देन आपके होमो इरेक्टस, देन आपके होमो सैपियंस। तो ये सीक्वेंस आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो 36 में अगर सीक्वेंस की बात करी जाए तो आपका आंसर बनेगा थर्ड, आंसर बन जाएगा आपका थर्ड। बाकी सारे सीक्वेंस यहाँ पे ये गड़बड़ दिए हैं, आंसर आपका थर्ड बनेगा। तो ड्रायोफिथेकस आपके थे जो कैसे थे आपको पता है, ये आपके शुरुआती आपके थे ह्यूमन, उसके बाद रामाफिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और फिर आपके होमो सैपियंस। तो ऑप्शन बनेगा थर्ड, करेक्ट आंसर आप क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 में यहाँ पे बच्चा स्टेटमेंट की बात करी गई है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, कह रहे हैं लोबफिन इवॉल्व होता है फर्स्ट एम्फीबियन। तो बिल्कुल सही बात है, जो लोबफिन था वो आपका फर्स्ट एम्फीबियन था, क्योंकि लैंड पर भी रहता था और ये वाटर पर भी रहता था, ये करेक्ट है। कह रहे एम्फीबियन इवॉल्व इनटू द रेप्टाइल, और ये बात भी सही है। तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट अगर बात करें तो ये करेक्ट देखे गए हैं, आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38,
मार्सोपियल मेमल्स ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। और इसकी वजह क्या है? वजह है बच्चा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आंसर बनेगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट की बच्चा बात करी गई है। तो ड्रायोफिथिकस कैसे होते हैं? ड्रायोफिथिकस मोर लाइक मैन लाइक, मैन लाइक नहीं होते हैं। ड्रायोफिथिकस अगर बात करते हैं तो ये होते हैं ऐप लाइक, ये होते हैं ऐप लाइक। और रामाफिथिकस की अगर बात करते हैं तो ये होते हैं मैन लाइक। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा लिखा है, आपको पहचानना था। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। एवोल्यूशन बाय म्यूटेशन रैंडम होता है, डायरेक्शनलेस होता है। ये बात 39 की अगर देखी जाए तो ये बात सही है। एवोल्यूशन बाय म्यूटेशन बाय रैंडम होगा और डायरेक्शनलेस होगा, ये बात सही है। तो आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन बनेगा थर्ड। ऑप्शन थर्ड में क्या बताया गया? 1 इनकरेक्ट है, सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। 39 का आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या यहाँ पे करेक्ट है? सबसे पहले HMS बीगल की बात करी गई है। और HMS बीगल अगर बात करें तो ये बात संबंधित किसके लिए? डार्विन, क्योंकि डार्विन जिस जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? HMS बीगल। एक ऑप्शन बनेगा बच्चा थर्ड। एक ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? थर्ड, डार्विन। और एक ऑप्शन थर्ड कितनी जगह है आप देख पा रहे हैं? एक ऑप्शन थर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है। तो यानी फाइनली हमारा आंसर फट से निकल के आ गया। आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 41। 41 बच्चा क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड स्पोर बट ट्रांसफर्ड द डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ। ये बात बिल्कुल सही है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ कोन्स आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड। दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये बात भी सही है और दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। आंसर आपके सामने बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 42। यहाँ बच्चा जो फिगर दिखाए गए इनके बारे में आपको करेक्ट पता करना है। क्या करेक्ट है? तो यहाँ पे एडॉप्टिव रेडिएशन की बात करी गई है। एडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ द मार्सोपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जितनी चीजें हैं ये मार्सोपियल हैं और यहाँ पे एडॉप्टिव रेडिएशन की बात करी गई है। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे बात यहाँ पे किसकी करी गई है? एडॉप्टिव रेडिएशन की ऑफ मार्सोपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बच्चा मार्सोपियल्स थे उनके एडॉप्टिव रेडिएशन की यहाँ पे बात करी गई है। और यहाँ पे आपके मार्सोपियल रेडिएशन हो रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो आपकी बुक में लिखा है मार्सोपियल रेडिएशन। तो यहाँ पे एडॉप्टिव रेडिएशन भी हो रहा है, मार्सोपियल रेडिएशन हो रहा है और यहाँ पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मिल रहा है। तो सारी की सारी बातें सही हैं। आंसर बनेगा यहाँ पे 4। आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा आपका 4। क्वेश्चन 42 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 43। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो बच्चा इनकरेक्ट क्या है? यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या इनकरेक्ट है? यूनिवर्स 2000 बिलियन ईयर्स अगो है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं यूनिवर्स 2000 ट्रिलियन, ये ट्रिलियन नहीं होगा, ये क्या होगा? ये होगा बिलियन। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। अर्थ 4.5 मिलियन ईयर्स अगो ओल्ड, बिल्कुल सही है। बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिल्कुल सही है। तो ये कह रहे हैं इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर 2। इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। तो 43 का आंसर सेकंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। बीच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो फिर से आपको इनकरेक्ट बच्चा यहाँ पे पता करना है। तो इनकरेक्ट में क्या है? सबसे पहले एवेनिंग प्रोज आपको पता है ह्यूगो डेवरी ने दिया था और ह्यूगो डेवरी ने दिया था और इन्होंने बताया था कि एवोल्यूशन जो होता है वो म्यूटेशन से भी हो सकता है। साल्टेशन का टर्म ह्यूगो डेवरी ने दिया था, इन्होंने बताया सिंगल स्टेप लार्ज चेंज। यहाँ पे क्या बात बताई थी? इन्होंने बताया था सिंगल स्टेप और लार्ज चेंज, लार्ज चेंज या लार्ज म्यूटेशन। गैलोपागोस आइसलैंड पे यहाँ पे डार्विन गए थे, आइडिया ऑफ म्यूटेशन। तो ये डेवरीज, ह्यूगो डेवरीज का था, हेल्डेन के नहीं था, ये था डेवरीज का। और कौन से डेवरीज? ह्यूगो डेवरीज। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये है इनकरेक्ट। वहाँ की सब आपके करेक्ट हैं, आपको इनकरेक्ट पता करना है। इनकरेक्ट आपको यहाँ पे एक ही दिख पा रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा आपका किसका? 44 का। तो क्वेश्चन 44 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 45। क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? आपको पता है बच्चा, क्लोरेला स्पाइरुलिना क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं। यूनिसेलुलर क्लोरेला और आपको अगर स्पाइरुलिना भी मिल जाता है, स्पाइरुलिना भी अगर मिल जाता है तो ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं।
ये यूज होते हैं प्रोटीन में, आपके फूड रिच में, क्योंकि यहाँ ये आपके क्या होते हैं, ये प्रोटीन रिच होते हैं, ये होते हैं प्रोटीन रिच। ये बात इनकी गलत है, मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं। सही क्या है, यूनिसेलुलर और आपका यूज्ड एज फूड। तो बी और डी बनेगा जवाब। तो बी और डी कहाँ है, बी और डी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 46। एसर्सर रीजन का क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का मतलब आपको पता ही है, ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्म द वॉल्यूम इन पोल्यूटेड वाटर। करेक्ट आंसर है प्राइमरी कंटामिनेंट्स ऑफ द नाइट्रेट फॉस्फेट इन वाटर एंड विच एक्ट एज प्लांट न्यूट्रिएंट। बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चा 46 में अगर बात करें, दोनों ही बातें यहाँ पे करेक्ट हैं, और दोनों ही अगर बातें की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी सही कर रही हैं। आंसर यहाँ पे 4 बनेगा। आंसर यहाँ क्या बनेगा, 4। क्वेश्चन नंबर 46 होगा, आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 47। सिस्टेमा नेचुरे रिटन बाई। तो बच्चा सिस्टेमा नेचुरे आपको याद है, ये लिनियस ने लिखी थी, कैरोलस लिनियस। आंसर बनेगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 48। 48 में क्या कह रहा है, यहाँ से देखिएगा। 48 में ये कह रहे हैं कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मे बी द ट्राइसोमी और मोनोसोमी। तो बिल्कुल सही बात है। ट्राइसोमी का मतलब क्या होगा, 2n+1 होगा। ट्राइसोमी का मतलब क्या होगा, 2n+1 होगा। और मोनोसोमी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2n-1 हो जाएगा। ये 2n+1 में अगर बात करें तो हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं, 47। और इसका एग्जाम्पल है अपना डाउन सिंड्रोम। इसका एग्जाम्पल क्या है, डाउन सिंड्रोम। और यहाँ पे 2n-1 यानी क्रोमोसोम नंबर कितने रह जाएंगे, 45। और इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। इसका एग्जाम्पल क्या है, टर्नर सिंड्रोम। तो बच्चा यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही बताई गई है, ड्यू टू ट्राइसोमी और मोनोसोमी। डाउन सिंड्रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी। तो देखो हमने अभी अभी बताया कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइसोमी से होता है। ये कह रहे हैं डाउन सिंड्रोम एग्जाम्पल ऑफ मोनो। तो मोनो नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ट्राई होना चाहिए था। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। तो 48 आंसर सेकेंड। 48 आंसर बनेगा सेकेंड। 1 करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। फाइंड द इनकरेक्ट। तो बच्चा यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है, आप देख पा रहे हैं। इनकरेक्ट क्या है, सही से देखिए। सबसे पहले आपको इनकरेक्ट गोला लगाना है। इनकरेक्ट क्या है, कह रहे हैं बैलिसनेरियन हाइड्रला फ्रेश वाटर के हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं वाटर लिली वाटर पॉलिनेटेड होता है। तो बच्चा वाटर लिली आपको पता है बिंड और इंसेक्ट से होता है, वाटर पॉलिनेटेड नहीं है। ये या तो बाई बिंड होगा और बाई इंसेक्ट होगा। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट है। इन बैलिसनेरिया टाइप ऑफ पॉपुलेशन एनिमोफिली। और अभी अभी आपने देखा कि बैलिसनेरिया वाटर में रहता है, तो वाटर के लिए एनिमो नहीं लगाते हैं, वाटर के लिए हम लोग लगाते हैं हाइड्रोफिली लगाते हैं। एंटिमोफिली नहीं होगा क्योंकि वाटर में रहता है, तो हाइड्रोफिली होगा। तो ये भी इनकरेक्ट है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होते हैं, इस प्रमोट आपके जो पॉलेंस होते हैं प्रोटेक्टेड बाय द बेटिंग बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो ए और डी यहाँ पे करेक्ट मिल रहा है। 49 में आपको करेक्ट क्या मिल रहा है, ए और डी। और इनकरेक्ट में अगर बात करें तो मिल रहा है बी और सी। पूछा क्या गया है, पूछा गया है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट में हमको कौन मिल रहा है, यहाँ पे बी मिल रहा है और सी मिल रहा है। तो बी और सी कहाँ लिखा है, बी और सी आपका लिखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ 49। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा क्योंकि आपको पूछा क्या गया, पूछा गया इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट में आपका बी और सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 50, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और इस वन की बात करी गई, पोलाइडी की बात करी गई है। तो इसका अपना कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मेल जर्म सेल, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल भी कहते हैं। ये आपके क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे बनाते हैं आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देन यहाँ पे होता है मियोसिस 1।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चा होता है मियोसिस 1। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट के बाद में आगे की बात यहाँ पे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है मियोसिस, मियोसिस सेकेंड, क्या होता है मियोसिस सेकेंड। क्या बनेगा, यहाँ बनेगा स्पर्मेटेड, स्पर्मेटेड, और ये स्पर्मेटेड फाइनली कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म्स। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करी जाए पोलाइडी की, तो आप पोलाइडी जरा ध्यान से देखिएगा हमारी बात को। यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है, मेल जर्म सेल हैं, तो ये कैसे रहेंगे, ये अपने रहेंगे 2n वाले। कैसे रहेंगे बच्चा, ये अपने रहेंगे 2n वाले रहेंगे। डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, और ये डिफ्रेंसिएशन में यहाँ पे चूंकि माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस में आपको पता है माइटोसिस हमारी इक्वेशनल डिवीजन कहलाती है, तो ये भी यहाँ पे क्या रहेगा 2n कंडीशन रहेगी। अब जैसे ही भाई साहब यहाँ पे क्या होगा मियोसिस फर्स्ट होगा, तो यहाँ पे हमारी जो सेल अब जो सेल बनेगी वो कैसी बनेगी, वो बनेगी n वाली। तो यहाँ पर भी n होगा, यहाँ पर भी n होगा, और आगे के स्पर्मेटोजोआ जो होंगे ये भी कैसे वाले होंगे, n वाले होंगे। तो अब देखो स्पर्मेटोगोनिया, इसके लिए 2n आएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे n आएगा, और स्पर्म के लिए अगर बात करें तो इसके लिए भी n आएगा। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 2n, n और n, आंसर बनेगा 4। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपके सामने बन जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 50 आंसर यहाँ पे बन जाएगा 4। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर 4 बनेगा। 4 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 50। तो इस तरीके से हमारे सेशन के यहाँ पे क्वेश्चन सारे खत्म हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं। कहीं नहीं जाइएगा, सेशन बने रहिएगा, कुछ ही पलों में आपके पास आने वाले हैं आपके धमाकेदार सर, बीट सर। पूरा सेशन एंजॉय कीजिए, देखिएगा आपकी गलती कहाँ रहेगी, जहाँ जहाँ आपकी गलती रहेगी मिस्टेक से बनाएं, अपनी मिस्टेक को दूर करें। तो दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं कभी न कभी अगले सेशन में। सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपका BTS सीरीज का 14 नंबर का पेपर था, जो कि ऑनलाइन मोड में हुआ, और अभी तक आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 50 तक डॉक्टर अनिरुद्ध सर आपको यहाँ पर डिस्कस कराए, और इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 51 से 100 हम आपको यहाँ पर डिस्कस कराने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। दिया गया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज एक्सरे टू जनरेट ए 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। दूसरे की बात की जाए तो कह रहे हैं कि द टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स विद इनहेरिटेड सस्पेक्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। बिल्कुल सही दिया है। तो आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है। आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल द डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन। अगर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की बात की जाए तो यहाँ पर एक हैवी चेन, 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। अगर हैवी चेन की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं होती है, और लाइट चेन कुछ इस तरीके से। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर जो हैवी चेन होती है उसके दोनों कह सकते हैं 2 होते हैं, तो दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। बट अगर बात की जाए लाइट चेन की तो बिटवीन लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है। तो क्या कहते हैं कि जो हैवी चेन होते हैं उनके बीच तो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, बट बिटवीन लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है। कहाँ होता है? बिटवीन लाइट चेन एंड हैवी चेन। क्लियर। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया गया 2 हैवी चेन, बिल्कुल करेक्ट है। 2 हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। इसके बाद करें 2 लाइट चेन, तो ये गलत है क्योंकि ए है लाइट चेन और ए लाइट चेन, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है। थर्ड में बोल रहे हैं हैवी एंड लाइट चेन, ये सही है। हैवी और लाइट चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो ये करेक्ट है। यानी आंसर आपका चला जाएगा ए एंड सी। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ए सी। क्लियर। तो 3rd नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
बच्चों इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि लाइट चेन के बीच में बिटवीन द लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होगा, बिटवीन हैवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, और बिटवीन लाइट एंड हैवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन में कहना है सेवरल कीमोथेरान्यूटिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसरस सेल्स। बिल्कुल सही है। रीजन की बात करते हैं तो कहना है कि मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो ये भी सही है, बट बच्चों इसकी वजह से ये नहीं है। क्लियर। तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं यानी कि एसर्शन और रीजन में करेक्ट हैं, बट एसर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। कह रहे हैं कि इनमें से कौन से वो ड्रग्स हैं जो एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले दिया गया हिस्टामाइन, तो ये तो हो गई नहीं क्योंकि क्या होता है एंटी हिस्टामाइन। दूसरे में दिया एंटी हिस्टामाइन, चलिए मान लेते हैं सीरोटोनिन नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर। वैसो कॉन्ट्रैक्टर होता है ये। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो दिया है एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टीरॉयड। ए करेक्ट है। क्लियर। एंटी हिस्टामाइन होता है, एड्रेनालिन होता है और स्टीरॉयड। क्लियर। ये एलर्जी के सिम्टम को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन। तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर बच्चों करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। दिया है इन आवर कंट्री विच ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग ए लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। सबसे पहले दिया गया है IUCN, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बच्चों। फिर दिया गया है नाको NGOs एंड IUCN, तो ये भी नहीं होगा। फिर दिया गया है नाको एंड NGOs। क्लियर। तो यहां पर आपका इसका मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। और NGOs तो आप जानते ही होंगे। क्लियर। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। दिया है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर कंजेनाइटल डिजीज। कहते हैं इनमें से कितनी जन्मजात बीमारियां हैं। कंजेनाइटल यानी जो जेनेटिक होती हैं, जेनेटिक डिजीज होती है उनको बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज। अब यहां पर सबसे पहले दिया गया हीमोफीलिया, तो ये कैसे होता है, जेनेटिक। बिल्कुल सही है। क्या टाइफाइड जेनेटिक होता है, तो नहीं। क्या एड्स भी जेनेटिक होगा, तो ये भी नहीं होगा। निमोनिया ये भी नहीं, और मलेरिया भी जेनेटिक नहीं होता है। यानी यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही ऐसा दिया गया, ऐसी डिजीज दी गई है जो कि कैसी है, कंजेनाइटल डिजीज। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन, इसी में फर्स्ट दिया है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। अगर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात की जाए तो ये निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए बच्चों, निमोनिया। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। आइडेंटिफाई द मार्किंग A, B, C एंड D इन द फिगर गिवन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले यहां पर A दिया गया। अच्छा, अगर फिगर की बात की जाए तो किसका दिया गया है ये बच्चों, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में ये आपका हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें यहां पर ये क्या है, ए। तो ए की बात करते हैं तो ये होता है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में सोच सकते हैं। चलिए ए हो गया एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब बी की बात करते हैं तो ये आपका है बच्चों लाइट चेन। क्लियर। और सी की बात करते हैं तो ये आपका हैवी चेन, और डी की बात करते हैं तो डाइसल्फाइड बॉन्ड। यानी कि यहां पर आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ए आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गया, बी हो गया लाइट चेन,
और सी हैवी चेन और डी हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस तरीके से आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। दीज केमिकल स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। अगर फिगर की बात की जाए स्ट्रक्चर की, तो ये आपका दिया गया मॉर्फिन का, क्लियर, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इसके बाद पूछा गया है कि ये कहां से ऑब्टेन होता है, पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होता है और उसका साइंटिफिक नाम होता है पपेवर सोमनीफेरम। तो पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पपेवर सोमनीफेरम पहले नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये है आपका डाई एसिटाइल मॉर्फिन और ये जो ऑब्टेन होता है इस प्लांट से होता है, क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलर्जेन, यानी कहते हैं कि एलर्जेन क्या होते हैं, जो एलर्जी कॉज करते हैं। तो अगर एलर्जी कॉज करने वाले एलर्जेंस की बात की जाए तो सबसे पहले ये पॉलन ग्रेन होते हैं, बिल्कुल सही है। माइट्स इन डस्ट ये भी सही है और एनिमल डेंडर ये भी सही है, यानी कि तीनों के तीनों एलर्जेंस की तरह काम करते हैं। तो हो जाएगा आपका ओनली ए बी सी, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। बच्चों स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले दिया गया है पहले में, द परसेप्शन एमंग यूथ दैट इज कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक यूज ड्रग्स और एल्कोहल इज आल्सो इन ए वे ए मेजर कॉज फॉर यूथ टू स्टार्ट दीज हैबिट्स, बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे की, तो दिया है एक्सेसिव डोज और ड्रग्स may lead to coma and that due to respiratory failure, heart failure और cerebral hemorrhage, ये भी सही है। एक्सेसिव ड्रग्स के यूज करने से कोमा और किसकी वजह से ये डेथ या फिर कोमा, रेस्पिरेटरी फेलर, हार्ट फेलर या फिर सेरिब्रल हेमरेज से, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस आर क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फेटल, बिल्कुल सही है। बात करते हैं रीजन की, तो कह रहे हैं बोथ आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। यहां पर एसेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बच्चों, क्या होना चाहिए था, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड। तो इसकी वजह से आपका जो रीजन है ये हो गया गलत, इनकरेक्ट। तो असर्शन करेक्ट, रीजन नॉट करेक्ट। सेकंड नंबर के ऑप्शन में दिया गया है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर बच्चों करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। दिया फंक्शन ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज, कह रहे हैं कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के फंक्शंस क्या होते हैं। तो बच्चों अगर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात की जाए तो इनके जो फंक्शन होते हैं, ये जो एंटीजेंस होते हैं और लिम्फोसाइट होते हैं, इनके इंट्रैक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। तो आपका पहले में दिया ऑरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट, तो नहीं होगा। मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट, बिल्कुल नहीं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड की, तो दिया प्रोवाइड द साइट फॉर लिम्फोसाइट एंड एंटीजन इंटरेक्शन, ये बिल्कुल सही दिया गया है। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। एड्स इज कॉज्ड बाय, कौन से वायरस के द्वारा कॉज होता है एड्स? तो नाम दिया है आपका ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो यहां दिया हैप्लॉइड, नहीं होगा। यहां दिया होस्ट इम्यूनो, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में दिया ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। दिया है एड्स इन्फेक्शन इज करेक्टराइज्ड बाय, कह रहे हैं कि जो एड्स इन्फेक्शन होता है उसके लिए यहां पर क्या सही होगा। दिया है सबसे पहले डिप्लेक्शन ऑफ टीसी लिम्फोसाइट, नहीं होगा। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका डिफ्लेक्शन होता है, उनकी कमी होती है, यहां दिया है इंक्रीज, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में कह रहे हैं डिप्लेक्शन ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ये सही है आपका,
क्लियर। एड्स के इन्फेक्शन से जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, डिफ्लेक्शन होने लगता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड। और यहाँ इंक्रीज दिया है तो ये तो, और ये दिया है तो होगा ही नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। दिया है केमिकल नेम ऑफ हेरोइन और स्मैक इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या होता है बच्चों नाम इसका? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अभी एक क्वेश्चन में एक फिगर था, क्लियर, तो देख लेते हैं। डाई एसिटाइल मॉर्फिन दिया है कहीं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन सेकंड नंबर के ऑप्शन में दिया है बच्चों। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। दिया है मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट। कहते हैं कि जो मॉर्फिन होता है कौन से प्लांट से होता है। तो अभी एक क्वेश्चन में फिगर में दिया गया था और इस पर यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर नाम दिए हुए पाइसम सटाइवम नहीं होगा, मैंजीफेरा इंडिका ये भी नहीं होगा, टर्मिनेलिया अर्जुना ये भी नहीं होगा, पपेबर सोमनीफेरम या फिर पॉपी प्लांट होता है ना। तो ये आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पपेबर सोमनीफेरम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं बच्चों? चलिए देखते हैं। ए में दिया है स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड, बिल्कुल सही दिया गया है। स्मोकिंग करने से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ब्लड में इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही है। बी की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि स्मोकिंग डिक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड, नहीं बिल्कुल गलत है, इंक्रीज करता है, यानी ए सही हो गया, बी गलत, इनकरेक्ट हो गया। सी की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि स्मोकिंग इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन इन ब्लड, ये गलत है, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, क्लियर। तो यहां पर हीम बाउंड ऑक्सीजन बढ़ता नहीं है, क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो ये तो गलत दिया गया है। इसके बाद दिया गया है स्मोकिंग कॉज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन बॉडी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा तो, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन की जो इफिशियंसी होती है बाइंडिंग की वो ज़्यादा होती है, जिससे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कम हो जाएगी, तो ये सही है आपका। तो ए और डी आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए और डी बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। दिया है निकोटीन स्टिमुलेट्स विच ग्लैंड ऑफ बॉडी। अगर निकोटीन की बात की जाए तो ये कौन सी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है बॉडी में, तो उस ग्लैंड का नाम होता है क्या, एड्रिनल ग्लैंड। थर्ड नंबर के ऑप्शन में आपका दिया गया है। और ये ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करती कौन सी, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। दिया है मीजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज इंक्लूड अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, सही है। एजुकेशनल एंड काउंसलिंग टू फेस प्रॉब्लम एंड एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट, ये भी सही है। गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल हेल्प, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायग्नोस्टिक मेथड फॉर डेंगू। डेंगू के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक मेथड होगा। सबसे पहले दिया गया एलाइजा, अगर इसकी बात की जाए तो ये होता है एड्स के लिए। फिर दिया गया पीसीआर, अगर पीसीआर की बात की जाए तो इसके थ्रू डेंगू को डायग्नोस्ट किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। दिया रिगार्डिंग दिस फिगर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर इस फिगर की बात की जाए तो ये बच्चों है आपका धतूरा का फिगर। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं दीज प्लांट नेटिव टू साउथ अफ्रीका, गलत दिया है, कहां था, साउथ अमेरिका। इसके बाद दिया गया है कोकेन कॉमनली कॉल्ड स्मैक, तो ये भी गलत है। फिर थर्ड में कह रहे हैं कि डोजेज कॉज हेलुसिनेशंस, बिल्कुल सही दिया गया है, इसकी डोज से हेलुसिनेशंस होता है, यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहे हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज क्विक्स
एंड स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी वन, कि सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स होता है इम्यून रिस्पॉन्स वो प्राइमरी से फास्ट होता है और स्ट्रॉन्गर यानी क्विक होता है और स्ट्रॉन्गर, बिल्कुल सही दिया गया है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आवर बॉडी अपियर्स टू हैव मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर एंड सब्सिक्वेंट काउंटर विद सेम पैथोजन इलिसिट्स ए हाईली इंटेंसिफाइड, बिल्कुल सही दिया गया है और इसी की वजह से ये होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। ये भी आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि असर्शन में कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर, बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों होता है देखते हैं क्या रीजन में सही दिया है। कैंसर सेल्स अपियर टू हैव लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बिल्कुल सही है। जो कैंसरस सेल्स होती हैं, कहते हैं कि जो नॉर्मल सेल होती हैं जब वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खो देते हैं तो फिर वहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कंटिन्यू सेल डिवाइड करती हैं। तो इसी वजह से इस प्रॉपर्टी के लॉस्ट होने की वजह से ही जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो कंटिन्यू डिवाइड करके मास ऑफ सेल बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम ट्यूमर। यानी असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी रीजन करेक्टली कर रहा है। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। गिव द नेम ऑफ गिवन प्लांट एंड ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। अगर इस प्लांट की बात की जाए तो बच्चों ये प्लांट किसका दिया गया है? पपेवर सोमनीफेरम। और इससे जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका नाम होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, हेरोइन भी बोल सकते हैं, स्मैक बोलते हैं। तो वहां पर सबसे पहले देखना है पपेवर सोमनीफेरम दिया है कहीं तो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है और मॉर्फिन भी दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही दिया है। दूसरे की बात करते तो कहते हैं कि इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इंड्यूस पैसिव इम्यूनिटी, ये गलत है, क्योंकि जब हम इंजेक्ट करेंगे बाहर से माइक्रोब्स डेलिबरेटिवली तो ये एक्टिव इम्यूनिटी होगा ना कि पैसिव। क्लियर? तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है। अगर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की बात की जाए तो यहां पर आपके ऑप्शंस में चेन की बात की गई है। तो जैसे कि अभी हमने फिगर बना के दिखाया था और एक फिगर वाला क्वेश्चन भी आया है आपका इसी में। तो कुछ इस तरीके से दो हैवी चेन होती हैं, कहते हैं कि 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। तो यहाँ 3 लाइट चेन नहीं होगा, 1 लाइट चेन भी नहीं होगा, 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन। थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ को देखते हैं तो यहाँ पर 4 हैवी चेन दिया तो ये भी नहीं होगा। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। एक्जेनरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? क्या होता है इससे? एलर्जी। क्या बोलेंगे? एलर्जी। तो इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी नहीं, क्या होगा? एलर्जी। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल्ड ए, बी एंड सी इन द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। पूछा गया कि आपसे ए, बी और सी को देखना है। अगर ए की बात की जाए तो हो दिए गए हैं लिम्फ नोड। क्या है बच्चों? ये लिम्फ नोड्स। बी है, सॉरी, बी लिम्फ नोड्स है। और अगर ए की बात की जाए तो ये दिया गया है क्या? थाइमस। और अगर सी की बात की जाए तो ये है लिम्फेटिक वेसल्स।
अब देख लेते हैं, ए है थाइमस, चलिए ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, तो ए हो सकते हैं, ए थाइमस, बी लिम्फ नोड और सी लिम्फेटिक वेसल। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, थाइमस, लिम्फ नोड्स और सी हो जाएगा लिम्फेटिक वेसल। ए हो गया आपका थाइमस, बी लिम्फ नोड और सी लिम्फेटिक वेसल्स। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर फॉर। अगर हाउस फ्लाई की बात की जाए तो ये मैकेनिकल कैरियर के लिए क्या HIV के लिए होगा? नहीं। फाइलेरियसिस नहीं होगा, ये एस कैलमेंथिस के मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू होता है। अमीबियासिस में होता है, ये सही है आपका। जो हाउस फ्लाई है ये मैकेनिकल कैरियर की तरफ वर्क करती है, किसके लिए? अमीबियासिस में। मलेरिया की बात की जाए तो फीमेल एनाफिलीज होता है वेक्टर। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, अमीबियासिस। बात करते हैं 81 की, दिया है ये पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंट नासल डिस्चार्ज, नासल कंजेशन एंड हॉररनेस, ही में सफर फ्रॉम। कह रहे हैं कि ये करेक्टर है कि नासल डिस्चार्ज हो रहा है, नासल कंजेशन और हॉररनेस आ रहा है, तो इससे कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन सी बीमारी से सफ़र कर सकते हैं ये? तो क्या कॉन्स्टिपेशन होगा? नहीं। राइनाइटिस, ये बच्चों आपने सुना होगा, राइनाइटिस कहाँ से आया है टर्म? राइनो वायरस, राइनो वायरस से आ रहा है राइनाइटिस। और राइनो वायरस से क्या होता है? कॉमन कोल्ड। क्लियर? तो राइनाइटिस सही है और कॉमन कोल्ड भी सही है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड। जब कॉमन कोल्ड होता है तो उसको हम राइनाइटिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो किससे होता है? राइनो वायरस से। फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। 82 की बात करते हैं, दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। यहां पर कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? अगर कॉमन कोल्ड की बात करते हैं तो किससे होता है? राइनो वायरस, यानी ये वायरल डिजीज है तो ये नहीं होगा। एड्स वायरस से होता है। डिसेंट्री, कॉमन कोल्ड, ये किससे होता है? राइनो वायरस से। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, ये दोनों कैसी हैं? बैक्टीरियल डिजीज। ये आपका आंसर करेक्ट होगा। रिंग वर्म, एड्स की बात की जाए, देखो रिंग वर्म की बात की जाए तो ये फंगल होता है, और अगर हम एड्स की बात करते हैं तो ये होता है वायरल। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, इन विच टाइप ऑफ वेरियर्स अंडर इन्नेट इम्यूनिटी टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बिलोंग। इन्नेट इम्यूनिटी टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजिकल बैरियर होते हैं बच्चों ये। सेलुलर बैरियर नहीं होंगे, फिजियोलॉजिकल भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल में क्या होता है? टीयर्स, गैस्ट्रिक, ये सब होता है, और फिजिकल में ही आ जाएंगे आपके। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और साइटोकाइन में क्या होता है? जब वायरल होता है तो इंटरफेरेंस बनते हैं। क्लियर? तो आंसर यहाँ पर आपका थर्ड होगा। और सेलुलर बैरियर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटीवेनोम इज एग्जाम्पल ऑफ। डायरेक्टली एंटीवेनोम की दिया जाता है, और कैसा होता है ये? पैसिवली और आर्टिफिशियली भी। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव नहीं, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, और यहाँ दिया नेचुरली, नेचुरली नहीं होगा। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ। मेटास्टेसिस यानी कि क्या, जो जब पूरी बॉडी में जो कैंसरस सेल्स फैल जाती हैं तो इस तरीके को क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलते हैं बच्चों? मैलिग्नेंट ट्यूमर। थर्ड नंबर का ऑप्शन। देखिए बेनिग्न ट्यूमर क्या होता है? किसी एक जगह पर सेल कंटिन्यू डिवाइड हो रही, ट्यूमर बन रहा है, बट अगर वही सेल ब्लड के साथ बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जाते हैं और वहां पर भी ट्यूमर बनाने लगते हैं, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस, और बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 86 की, द एल्फा इंटरफेरॉन कॉल्ड एज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल अटैकर्स फॉर पैथोजन नहीं, इम्यूनी सप्रेसर ये भी नहीं होगा, और एंटी एलर्जिक नहीं। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीसीज ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम।
सबसे पहले दिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है, पी सोमनीफेरम नहीं होगा, बेलाडोना ये भी नहीं होगा, और मेलाई ये भी नहीं, सिर्फ एक दिया गया है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। इसके साथ साथ अगर और यहाँ पर प्लाज्मोडियम बाइवेक्स होता, प्लाज्मोडियम मलेरी होता, क्लियर, प्लाज्मोडियम ओवेल होता तो वो भी हो जाता, बट यहाँ पर एक ही नाम दिया गया है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। तो ये सिर्फ कहाँ पर दिया है, इसमें नॉट पूछा गया है आपको, नॉट स्पीसीज, तो आपका बी, सी और डी, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है और ये बाकी तीन जो नाम दिए हैं ये नहीं होते हैं, और यही आपसे पूछा गया क्योंकि नॉट है यहाँ पर। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी, सी और डी। बात करते हैं 88 की, द प्लाज्मोडियम पैरासाइट रिप्रोड्यूस इन लीवर एंड आरबीसी बाय विच मोड रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों चाहे लीवर हो चाहे आरबीसी, दोनों में यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली होता है, दोनों में एसेक्सुअली। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, सेक्सुअली नहीं होगा, सेक्सुअली यहाँ नहीं होगा, और यहाँ एसेक्सुअली सेक्सुअली दिया है, तो आंसर हो जाएगा आपका एसेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहले में कह रहे हैं निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन इन ब्लड सर्कुलेशन, सही दिया गया है, अभी हमने एक क्वेश्चन में बताया था, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं दूसरे की, तो दिया है स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, तो ये भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फोर्थ नंबर का आंसर आपका करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, दिया है एड्स एंड कैंसर आर एग्जाम्पल ऑफ, एड्स एंड कैंसर आर एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं दोनों? तो नहीं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, तो दोनों नॉन इन्फेक्शियस भी नहीं होते हैं। एड्स इन्फेक्शियस होती है और कैंसर नॉन इन्फेक्शियस, क्लियर। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। एड्स जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है क्योंकि ब्लड की वजह से होता है, ब्लड फ्यूजन से। जैसे मान लीजिए किसी की निडल दूसरे में यूज की जाती है तो वहाँ पर भी तो कह सकते हैं कि ये इन्फेक्शियस होती है, और कैंसर नॉन इन्फेक्शियस। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में दिया है नॉन इन्फेक्शियस, तो ये नहीं होगा। चलिए बात करते हैं 91 की, विडाल टेस्ट इज द कंफर्मेशन टेस्ट फॉर, किसके लिए होता है ये? टाइफाइड के लिए बच्चों। किसके लिए? टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। मलेरिया किससे होगा? प्लाज्मोडियम से। निमोनिया, कॉमन कोल्ड दिया गया है किससे होगा? राइनोवायरस से, क्लियर। पूछा आपसे वाइटल टेस्ट की बात की गई है तो किसके लिए होता है? ये टाइफाइड के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ है। बात करते हैं 92 की, एलिफेंटियासिस इज करेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, सही है। इंटरनल ब्लीडिंग होती है क्या? नहीं। ऑप्टन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इन जेनाइटल ऑर्गन्स, ये सही है। फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के दौरान कह सकते हैं कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? उसका नाम होता है IgE। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। एलर्जी के लिए होता है IgE। बात करते हैं 94 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। क्या कैंसर ऑटो इम्यून होता है? नहीं। निमोनिया भी नहीं होगा, कॉमन कोल्ड भी नहीं होगा। रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सही है, ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, ऑर्गन्स वेयर मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक प्लेस इज। तो अगर बात की जाए मैचुरेशन की और प्रोलिफरेशन की तो बोन मैरो और थाइमस होता है बच्चों, बोन मैरो और थाइमस। फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, विच सेल्स ऑफ बॉडी इज नॉन एज HIV फैक्ट्री।
मैक्रोफेजेस होती हैं वो सेल। आंसर होगा आपका यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन मैक्रोफेजेस। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। ओपियोइड रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द बॉडी इन, क्या ये लंग्स में होते हैं? नहीं बच्चों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, सही है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं, ये भी सही है। फोर्थ नंबर के ऑप्शन में दिया है बोथ सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। कैनाबिनॉइड्स इफेक्ट ऑन विच ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी? रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम को, तो ये भी नहीं होगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है कौन? कैनाबिनॉइड, ये आपका सही है। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी? क्या ये धतूरम में प्रॉपर्टी होती है? एट्रोपा बेलाडोना में होती है, एरेथ्रोजाइलम कोका, तीनों में ये प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? हेलोसिनोजेनिक। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। आज के सेशन का आपका बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एक्सरे आर यूज्ड इन, तो सीटी स्कैन में होते हैं, बिल्कुल सही है। एमआरआई में नहीं होता है बच्चों यूज एक्सरे, रेडियोग्राफी में होता है। ए और सी, फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके आज के सेशन के पूरे 100 क्वेश्चन पूरे हुए और थैंक यू, धन्यवाद।